कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। कई साल पहले की बात है। सारंगपुर गांव में एक नारियल का अजीबोगरीब पेड़ था। इसकी पंक्तियां सुनहरे रंग की थी और उस पर सुनहरे पंख वाली चिड़िया रहती थी। इस नारियल के पेड़ की खास बात यह थी कि उस पर 3 सुनहरे नारियल लगे हुए थे। एक नारियल के पानी से किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी, दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी और तीसरे नारियल में था जहर, जिसे पीने से इंसान की जान जा सकती थी। इस नारियल के बारे में गांव में किसी को भी कुछ खबर नहीं थी, लेकिन पेड़ पर रहने वाली सुनहरी चिड़िया को ये बात पता थी। इस पेड़ के आसपास कुछ लड़के खेलकूद किया करते थे। उन्हीं में से एक लड़का था सचिन। सचिन को इस नारियल के पेड़ से बड़ा लगाव था। वो रोज इस पेड़ को पानी डालता और चिड़ियों के लिए अनाज के दाने भी डालता। बाकी दोस्त खेलने के बाद घर लौट जाते, लेकिन सचिन इस चिड़िया से बातें करता। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हुई थी। एक बार सचिन ने उत्सुकता से चिड़िया से पूछा, ये नारियल का पेड़ अलग क्यों दिखता है और आप भी एकदम अलग सुनहरी हो, ऐसा क्यों? मैं इस पेड़ पर पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरे पंख सुनहरे हैं। ये सुनहरा रंग मुझे इस पेड़ की पत्तियों में छुपाता है और मैं शिकारियों से बचती हूँ। एक दिन सचिन अकेला उस नारियल के पेड़ के पास आया। वो बहुत उदास था। उसे उदास देखकर सुनहरी चिड़िया वहां आई। क्या बात है दोस्त, उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? मेरी माँ बहुत बीमार है। 2 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला। हमारी मदद करने कोई नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। इस पेड़ पर जो नारियल दिख रहे हैं वो असल में जादुई है। तुम इनमें से बिना जहर वाला नारियल ले जाओगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। चिड़िया ने उसे नारियल पाने की तरकीब बताई। दूसरे दिन सचिन वहां आया और नारियल के पेड़ से 2 नारियल निकालकर घर ले गया। घर आकर उसने एक नारियल का थोड़ा पानी अपनी माँ को पिलाया और कुछ ही क्षणों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। माँ को भी आश्चर्य हुआ। सचिन ने बिना पैसे लिए गांव के कई बीमार लोगों की मदद की और उन्हें ठीक किया। थोड़े ही समय में सचिन मशहूर हो गया। ये बात पड़ोस के एक वैद्य के कानों पर आई और सचिन का चमत्कार देखने वो बीमारी का बहाना बना के उसके गांव आया। जब सचिन ने उस वैद्य को नारियल का थोड़ा पानी पिलाया, वैद्य को एकदम अच्छा महसूस हुआ। वो एकदम से ताकतवान हो गया। ओह, ये तो सचमुच चमत्कार वाली बात है। जरूर इस नारियल के पानी में कुछ है। वैद्य अपनी मीठी मीठी बातों से सचिन को बहकाने लगा। बेटा, ये नारियल मुझे दे दो, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। सचिन ने नारियल देने से इनकार किया। वैद्य को बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ गुंडे बुलवाए और सचिन की माँ को कैद कर लिया और वहां से उसे ले गया। सचिन डर गया और रोने लगा। तभी उसे उस जादुई नारियल के पेड़ की याद आई। वो वहां आया। हे जादुई पेड़, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दे। जादुई नारियल ने एक उड़ती हुई चटाई मंगाई और उस पर बैठ के सचिन अपनी माँ के यहाँ पहुँच गया। सचिन ने बड़ी हिम्मत से अपनी माँ को वहां से छुड़ाया। दोनों उस उड़ती हुई चटाई पे बैठ के घर वापस आ गए। वैद्य गुस्से से तिलमिला गया। उसे अपनी हार हजम नहीं हुई। इस लड़के के पास जरूर कुछ ना कुछ जादू है, मुझे पता करना ही होगा। वैद्य ने सचिन पर नजर रखना शुरू किया। सचिन जहां जहां जाता वो उसका पीछा करता। एक दिन सचिन का पीछा करते हुए वो नारियल के पेड़ तक पहुंच गया और सारा राज जान गया। अगले ही दिन वैद्य सीढ़ी लेकर नारियल के पेड़ के यहाँ आया। अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। जैसे ही वैद्य ने नारियल के पेड़ को सीढ़ी लगाई, वो जलकर राख हो गई। वैद्य डर गया। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पेड़ से कहा, हे नारियल जी, मैं एक वैद्य हूँ। मैं गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आपके जादुई नारियल देंगे तो मैं गरीब लोगों की खूब सेवा करूंगा। कृपया मुझे अपने जादुई नारियल दीजिए। नारियल का पेड़ वैद्य की लालच समझ गया था। उसने 2 नारियल जमीन पर गिराए। वैद्य खुश हो गया और वो नारियल लेकर घर आया और आसपास के गांव में भी खबर फैला दी कि वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। धीरे धीरे उसके घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वैद्य लोगों को थोड़ा थोड़ा नारियल का पानी पिलाता और उनसे ढेर सारे पैसे लेता। गरीब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि वैद्य सिर्फ अमीर लोगों का ही इलाज करता था।
तभी एक दिन अच्छे नारियल का पानी खत्म हो गया। उसने सोचा कि दूसरे नारियल में भी वैसे ही अच्छा जादुई पानी होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस नारियल से बीमार लोगों को पानी पिलाया, लोग मरने लगे। सब लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने वैद्य की मिलकर पिटाई की। सारे गांव वाले सचिन के घर दौड़ते हुए आए। सचिन ने अच्छे नारियल से प्रार्थना की कि सारे मरे हुए लोगों को जीवित करे, और धीरे धीरे मरे हुए सारे लोग जीवित हो उठे। सारे गांव वालों ने सचिन की जय जयकार की। अब गांव में फिर से खुशहाली छा गई। जादुई पेड़ का एक रहस्य था कि वो सिर्फ सच्चे मन वालों की ही सुनता था और उन्हें ही सहायता करता था। सचिन का मन एकदम मासूम और साफ पानी जैसा निर्मल था। सचिन ने सारे नारियल वापस पेड़ को दे दिए और खुशहाल होकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। तो देखा दोस्तों, सच्चे मन से की गई सेवा ही भगवान को प्यारी होती है और इंसान को भी महान बनाती है। प्रवीण और सुधीर कॉलेज के जिगरी दोस्त थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिली थी, फिर भी दोनों खुश नहीं थे। मन नहीं लग रहा यार इस जॉब में। मेरा भी वही हाल है। रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं है। मेरे यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में इंटरेस्टेड है। काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह प्रवीण और सुधीर अपने अपने काम से नाराज थे। दोनों होशियार थे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। कहाँ खोए हो सुधीर, ठीक से खाना खाओ। और कितने दिन ऐसे ही मुंह लटका कर रहोगे? तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? माँ की बात सुन के सुधीर की आंखों में चमक आ जाती है। सच माँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ? बिल्कुल नहीं। जो काम मन को खुशी दे वही काम इंसान को करना चाहिए। माँ की बात सुन के सुधीर बहुत प्रोत्साहित होता है, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगले ही दिन सुधीर और प्रवीण फिर हमेशा की तरह चाय की टपरी पे मिलते हैं। सुधीर प्रवीण को बिजनेस शुरू करने की कल्पना बताता है। ये सच में बहुत अच्छा सुझाव है। अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ यार, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं। मैं 50% पैसों का इंतजाम करता हूँ। प्रवीण की बात सुन के सुधीर खुश हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद दोनों छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम दोनों को। अच्छा मन लगाकर काम करना और खूब आगे बढ़ना। थैंक यू चाची। थैंक यू माँ। ऐसे ही 2 महीने गुजरते हैं। दुकान अच्छी चल रही है। जब प्रवीण मार्केट जाता है तब सुधीर काउंटर संभालता है, और जब सुधीर मार्केट जाता है तो प्रवीण कैश काउंटर की जिम्मेदारी निभाता है। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे को उस दिन का हिसाब देते हैं। ये अब उनका रोज का रूटीन हो गया था। प्रवीण, आज 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ है और 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने बाजू में रख दिए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आज टोटल 20,000 के नए कपड़ों का ऑर्डर दिया है। कैश पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था तो मैंने पेमेंट कैश से कर दिया। ओके ठीक है, बिल फाइल में लगा देना। प्रवीण बिल ढूंढने लगता है। क्या हुआ प्रवीण? बिल नहीं मिल रहा, शायद ट्रैवलिंग में कहीं खो गया है। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। दोनों शॉप बंद करके अपने अपने घर निकलते हैं। सुधीर अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। क्या सचमुच प्रवीण ने कपड़ों की खरीदी की रिसीट खो दी है, या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन वो तो बहुत केयरफुल और जिम्मेदार है, उसके हाथों से रिसीट खोना नामुमकिन है। सुधीर उठ जाता है और अपने तकिए के नीचे से 2,000 रुपए निकालता है। क्या प्रवीण ने भी कुछ पैसे साइड में निकाले होंगे, जैसे मैंने ये पैसे चुपचाप निकाले हैं? तभी मिरर में सुधीर का अल्टर ईगो आ जाता है। बिल्कुल निकाले होंगे, तुम गलत काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? नहीं, प्रवीण ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ईमानदार है वो। ईमानदार तो तुम भी थे, फिर आज क्या हुआ? अब सुधीर के मन में द्वंद्व शुरू होता है। उसका मन उसे ही खाए जा रहा है। फाइनली थक के सुधीर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुधीर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। उसकी आंखें और चेहरा फूला हुआ है। तभी उसकी माँ वहां आती है। बेटा क्या हुआ, कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? चेहरे पे तनाव है तुम्हारे, सब ठीक है ना? नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने प्रवीण के साथ चीटिंग की है, उसका विश्वासघात किया है। ये क्या कह रहे हो सुधीर? हाँ माँ, मैंने कल हमेशा की तरह प्रवीण को दुकान का पूरा हिसाब नहीं दिया। सुधीर की बात सुन के उसकी माँ चौंक जाती है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान के गल्ले से 2,000 रुपए चुपचाप निकाल लिए। ओह, लेकिन तब तो तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए थी। हाँ,
लेकिन पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या प्रवीण ने भी कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, आधा ही हिसाब दिया होगा, ये सोच के कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये बात तुम्हारे दिमाग में पूरी रात घूमती रही और तुम सो नहीं पाए। ठीक कहा ना मैंने? माँ की बात सुन के सुधीर को बहुत बुरा लगता है। उसका सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। सुधीर, हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी चीज में, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या तुम्हारा काम हो, तुम अपना 100% समर्पण नहीं दोगे, किसी के साथ धोखा करोगे, तो तुम्हारा दिमाग शक का दिमाग खा जाएगा। तुम्हें भी यही लगता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ 100% डेडिकेटेड या ईमानदार नहीं है, और आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आई एम सॉरी। मैं अभी जाके प्रवीण की माफी मांगता हूँ। सोमनाथ एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उसने अपने इकलौते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी। अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर जा रहा था। पिताजी, अब मैं कम से कम 1 साल गाँव नहीं आ पाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना। तुम मेरी चिंता मत करो बेटा, बस मन लगा के पढ़ाई करना। अब मेरी सारी आशाएं तुम ही पर है। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनाथ अपने खेतों में काम शुरू करता है। कुछ देर बाद गांव के साहूकार का चेला शंकर वहां आ टपकता है। और सोमनाथ भैया कैसे है? भगवान की कृपा है। बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा। वो तो आप अभी कर सकते हो। गांव के हीरामल साहूकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, वो भी दुगने दाम में। नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है, और माँ का भी कोई सौदा करता है भला। अब आपकी मर्जी, लेकिन इस साल बहुत भयंकर सूखा आने का अंदेशा है, और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए। देखते हैं। शंकर सोमनाथ को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहां से निकल पड़ता है। ये बूढ़ा बहुत जिद्दी है, अब साहूकार मुझ पर नाराज होंगे। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं। सुरेंद्र और सोमनाथ एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर अपनी खुशहाली बताया करते थे। सोमनाथ, तुम्हारी चिट्ठी है भाई, सुरेंद्र ने भेजी। डाकिया जी, जरा ये चिट्ठी पढ़ के तो सुनाइए। डाकिया सोमनाथ को सुरेंद्र की चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं। चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, होनहार है तुम्हारा बेटा, जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनाथ। हाँ, इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ। बस हमेशा की तरह मेरी तरफ से 2 शब्द खुशहाली के उसे लिख दीजिए। हाँ क्यों नहीं, अभी लिख देता हूँ। जुलाई खत्म होके अगस्त शुरू हुआ था, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। सारे गांव वाले चिंतित थे। अब एक ताजा खबर। सरकारी मौसम विभाग के अनुसार देश के हर राज्य में औसत 10% ही बारिश होने का अनुमान है। नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्ध पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। लगता है इस साल फसल नहीं हो पाएगी। फिर से साहूकार से कर्जा उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, जमीन भी गिरवी है, उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का। और गांव के अधिकतम कुएं भी साहूकार के पास ही है गिरवी। सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है। लगता है शंकर की बात सच होने वाली है। आषाढ़ खत्म होके श्रावण शुरू हुआ है, लेकिन आसमान से एक पानी की बूंद नहीं टपकी। कुएं की गहराई बढ़ा दूं तो शायद पानी मिले। ये सोच के सोमनाथ सीढ़ी लेके अपने घर के माले पे चढ़ता है और वहां से कुदाल और फावड़ी निकालता है, लेकिन इसी दौरान वो पैर फिसल के गिर जाता है। सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभीर चोटें आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कुआं कैसे खोदूं? अनाज कैसे बोऊं? घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिये की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिट्ठी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बयां कर देता है। चलो भाई सोमनाथ, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है। कैसी है तबीयत अब सोमनाथ भैया? भगवान की कृपा है, हड्डी नहीं टूटी, लेकिन दर्द से बेहाल हूँ। लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा। मेरी मानो अपनी जमीन साहूकार को बेच दो और शहर अपने बेटे के पास चले जाओ, सुखी हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शंकर खुश होके सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है। चलो, आखिर ये जिद्दी बूढ़ा मान ही गया। यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पिताजी की चिट्ठी पढ़ के सोच में पड़ गया। बेटा सुरेंद्र,
इस साल सूखे की वजह से शायद फसल ना हो पाए, लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुआं खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता, थोड़ी बहुत सब्जियां बो लेता। अब सब राम भरोसे छोड़ रहा हूँ। पिताजी काफी बीमार है, ऊपर से ये सूखे का संकट, और मैं यहाँ फंस गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिट्ठी लेके आता है और सोमनाथ को पढ़ाता है। प्रणाम पिताजी, आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन आप हमारा कुआं और ज़्यादा मत खोदिए। हमारे पुरखों ने वहाँ गुप्त धन छुपाया है। ये बात मुझे दादी ने उनके स्वर्गवास से पहले बताई थी, और सही समय पर आपको बताने का वचन मुझसे लिया था। क्या? चिट्ठी पढ़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। वाह सोमनाथ, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई। डाकिया वहां से निकलता है, तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है। क्यों डाकिया जी, क्या खबर? लाखों में एक खबर है भाई। क्या बात कर रहे हो, जरा हमें भी बताओ भाई। डाकिया शंकर को सोमनाथ के कुएं के बारे में बताता है, और वो सुन के शंकर की आंखें फैल जाती है। उसी रात शंकर फावड़ा और कुदाल लेके चुपके से सोमनाथ के खेत में आता है और उसका कुआं खोदने लगता है। ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही साहूकार बन जाऊंगा। बहुत देर तक कुआं खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। हाँ, ये क्या, लगभग 10 हाथ गहरा खोदा है कुआं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सूर्योदय भी होने को है, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह सोमनाथ लंगड़ते हुए कुदाल लेके खेत पहुंचता है। कुछ तो करना होगा। कुआं खोदने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ। सोमनाथ जैसे ही कुएं के पास आता है वो दंग रह जाता है। अरे ये क्या, ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुआं पानी से भरा देख सोमनाथ खुश हो गया, लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई। ये क्या हो गया, सुरेंद्र ने तो मुझे कुआं खोदने से मना किया था। उसी दिन सोमनाथ डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिट्ठी लिख के यहाँ की हकीकत बयां करता है, और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है। बेटा, यह चमत्कार हो गया है। तुमने मुझे कुआं खोदने से मना किया था, लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुआं काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुआं पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता था पिताजी। गांव में एक कान की खबर दूसरे कान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। सुरेंद्र तुरंत सोमनाथ को जवाब लिखता है। पिताजी, अब आप मनचाही सब्जियां बोइए। इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मनचाही सब्जियां बो। वाह भाई वाह, उधर शहर में बैठ के यहाँ बाप के लिए कुआं खुदवाया, वो भी मुफ्त। बेटा हो तो ऐसा,